गुड आफ्टरनून, बैठिए। बैठो सभी। हेलो। एसएलपी के कुछ क्वेश्चन थे। 7 क्वेश्चन थे। कह दो कि हो गए सारे। नहीं हुए? अच्छा। तो बताइए, कोई सवाल है जो पूछना है? थर्ड क्वेश्चन अभी बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है कि फाइंड द डिस्टेंस बाय विच मार्क शुड विल अपीयर। जहां पर है वहां से यहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है। तो रूल होता है कि लाइट चलेगी, आंखों तक जाएगी। ये लाइट ऐसे आएगी, फिर ये थोड़ा ऐसे घूम जाएगी। ऐसा लगेगा यहाँ कहीं से आ रही है। फिर इसके बाद में वो ऐसे लगेगी, फिर यहाँ कहीं से आ रही है। इमेज 1, इमेज 2, ऐसा हिसाब लगाना है। कैसा किया? क्या वो लेंस वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना चाहते हैं? तो उसके लिए थिकनेस जीरो, जीरो थिकनेस थी ना उसमें। कुछ भी थिकनेस आएगी तो स्फेरिकल सरफेस का फॉर्मूला लगेगा, लगा देंगे। कोई कठिन तो है नहीं, 2 बार लगाना है, क्या है? आ जाएगा ना। हाँ बोलो, सेकंड में क्या प्रॉब्लम आ रही है? सेकंड का सेकंड पार्ट। हेमिस्फेरिकल सरफेस जो है पेपर को टच कर रही है, ऐसा बोला है। क्वेश्चन नंबर 2 का 2। तो हेमिस्फेरिकल सरफेस जो है पेपर को टच करेगी। टच करवा देते हैं। तो इसमें क्या होगा कि पहले इस वाली सरफेस से पेपर के किसी पॉइंट की इमेज तो यही बन जाएगी। फिर इसके बाद तो प्लेन सरफेस का रिफ्लेक्शन होगा। प्लेन सरफेस के रिफ्लेक्शन से जहां बनती है वहां बना देगी। सीधा ही हो गया। स्फेरिकल सरफेस के लिए तो यू जीरो हो गया, हाँ ना, यू जीरो तो वी जीरो आ गया। अब अगली इमेज के लिए आर डिस्टेंस हो गया, फिर प्लेन सरफेस का फॉर्मूला आगे कर लेंगे, सीधा ही तो है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। 6 और 7 हो गए, बस 5 रह गया है। 7 पूछ रहे हो? 7 बता देते पहले, है ना। तो एक बच्चा है, 1.1 फीट हाइट का है, सो रहा है फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच, प्रिंसिपल एक्सेस कॉनकेव स्मॉल अपर्चर का। उसका सर जो है वो मिरर की तरफ है और 0.5 फीट फोकस से दूर है। ये कॉनकेव मिरर, ये इसका फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर,
1.1 फीट उसकी लंबाई, उसका चेहरा 0.5 फीट फोकस से है, तो बच्चे को सुला देते हैं यहाँ पे। ये 0.5 हो गया और 1.1 इसकी लंबाई है, तो ये हो गया 1.6 फीट। ये बच्चे का हेड हो गया और ये उसके पैर हो गए। ए और बी नाम ले लेते हैं, तो ए और बी, ठीक है। तो ये तो होता रहेगा, आगे सवाल क्या है। अब इसमें ऐसा कह रहे हैं कि हाउ ए प्लेन मिरर शुड बी प्लेस्ड सो दैट द इमेज फॉर्म बाय इट ड्यू टू द रिफ्लेक्टेड लाइट फ्रॉम द कॉनकेव मिरर लुक्स लाइक ए पर्सन ऑफ हाइट 5.5 फीट स्टैंडिंग वर्टिकली। वो ये चाहते हैं कि बच्चा ना 5.5 फुट का हो जाए ना, और ऐसे सोता है तो वर्टिकल हो जाए। ये दोनों काम चाहते हैं हम। तो पहले तो इसकी इमेज बनवा लेते हैं जो ये बनाने जा रहा है। तो न्यूटन्स फॉर्मूले से ही बता देते हैं। यहां से फोकस से डिस्टेंस दिया हुआ है, तो एक्स आई इज इक्वल टू एफ स्क्वायर अपॉन एक्स ओ। क्या इसकी फोकस लेंथ के बारे में कुछ जानकारी है हमारे पास? वही तो निकालना है, और ये भी बताना है कि मिरर कैसे रखेंगे। तो अपन ये जानते हैं कि साइज से पता लग जाएगा। साइज इसका 5 गुना हो चुका है, तो चलो अब एफ मान लेते हैं। अब तो जो भी होगा सो देखा जाएगा। तो अब यहां से अपने पास मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है एफ अपॉन एक्सओ। मैग्निफिकेशन इसका 5 गुना हो चुका है। 5 गुना नहीं हुआ, ये तो गलत बात है। डिफरेंस डिफरेंस आएगा वो, है ना। 5 गुना करने से नहीं होगा वो, तो अपन कैलकुलेट करते हैं पहले फॉर्मूले से। तो ये हो गया एफ स्क्वायर। इस वाले पॉइंट का इमेज जो होगा ना, ये कम डिस्टेंस है, तो बच्चे का इमेज ऐसा हो जाएगा, सर दूर चला जाएगा, पैर पास में आ जाएंगे। ये वाला जो डिस्टेंस है सर का डिस्टेंस, ये हो गया एफ स्क्वायर अपॉन 0.5, यानी 2f स्क्वायर हो गया। ये 2f स्क्वायर हो गया, और ये जो पैर का डिस्टेंस है यहां से यहां तक का, वो हो गया एफ स्क्वायर अपॉन 1.6। तो एफ स्क्वायर अपॉन 1.6, तो 10f स्क्वायर बाय 16, 5f स्क्वायर बाय 8, ये हो गया। अब अपन को ये जानकारी है कि इसकी लंबाई 5.5 फीट हो गई है, तो 2f स्क्वायर माइनस 5f स्क्वायर बाय 8 इज इक्वल टू 5.5। ऐसा हो गया। 16 माइनस 5 कितना होता है? 11f स्क्वायर बराबर 5.5 इंटू 8, तो ये एफ स्क्वायर 4 आ गया, है ना। F2 आ गया। अब आगे सब कुछ हो जाएगा। कितना सीधा है ये, है ना। अब रह गया पांचवा सवाल एक, बाकी दो ही के सारे। फिफ्थ वाले क्वेश्चन में देखो क्या करना है, अगले पेज पे बताता हूं। ये तो हो ही चुका है। क्वेश्चन नंबर 5, यहां पर एक कन्वर्जिंग लेंस, इसका डिस्टेंस हमको 2f दे रखा है। यहां से रे आ रही ऐसे, तो ये तो f पे जाके मिलेगी। क्या दोनों का फोकल लेंथ सेम दिया हुआ है f, और ये डिस्टेंस है 2f। तो जो दूसरा वाला लेंस है वो यहां से 2f डिस्टेंस के ऊपर है यहां पर, परंतु हमने उसे टेढ़ा रखा है।
ऐसे, इस तरफ सेकेंड लेंस जो है उसकी एक्सेस यूं जा रही है। तो यहां से ये डिस्टेंस इसका एफ हो चुका है, तो इधर से एफ हो गया। अब इसके लिए ये ऑब्जेक्ट बन गया ऐसे। अब कुछ थीटा बीटा दिया हुआ है, ये वाला एंगल थीटा ना, तो ये थीटा हो गया, तो ये डिस्टेंस हो गया एफ कॉस थीटा, और इसकी हाइट हो गई एफ साइन थीटा। अभी इसके लिए ऑब्जेक्ट बन गया कुछ हाइट वाला। अब उसका फॉर्मूला लगा के इसकी इमेज बनवाएंगे, तो फॉर्मूला लगा के बन जाएगी इमेज। देखो कैसे बनेगी, u इंटू एफ अपॉन यू प्लस एफ। तो u की जगह आप पुट करेंगे माइनस एफ कॉस थीटा इंटू एफ माइनस एफ कॉस थीटा प्लस एफ। तो एफ तो कट गया, एक माइनस हमने ले लिया और एक एफ रह गया, नीचे आ गया वन माइनस कॉस थीटा। ये डिस्टेंस माइनस का मतलब पीछे की तरफ हो गया, पीछे की तरफ हो गया, तो ये इसका इमेज बन गया, जिसका डिस्टेंस ये आ गया एफ कॉस थीटा अपॉन वन माइनस कॉस थीटा। मैग्निफिकेशन v बाई यू, तो एफ कॉस थीटा अपॉन वन माइनस कॉस थीटा अपॉन, दोनों नेगेटिव है तो माइनस हटा दिया, एफ कॉस थीटा, तो वन अपॉन वन माइनस कॉस थीटा। ये हो गया हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है एफ साइन थीटा, तो हाइट ऑफ इमेज आ गया एफ साइन थीटा अपॉन वन माइनस कॉस थीटा। तो इसकी हाइट आ गई एफ साइन थीटा इंटू वन माइनस कॉस थीटा। अब इसके कोऑर्डिनेट वॉर्डिनेट तो आप लोग निकाल ही लोगे, है ना? ठीक है, कुछ कहना चाहते हो? मिरर मान के करना चाहते हैं? देखो एक कॉन्सेप्ट अपन ने डिस्कस किया था कि पहले सीधे का बनाओ फिर टू थीटा से निकाल लो, तो उससे जो आंसर आएगा वो इससे नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका आंसर इस तरीके के दे रखा है ना? मतलब ऐसा करोगे तो उस हिसाब से दिया हुआ है ना? गलत तो ये है ही, तरीका एंगल बड़ा है ना, तो तरीका तो गलत है। क्या रखा होगा? छोटा एंगल है, क्वेश्चन में लिखा है छोटा एंगल है, फिर वो लास्ट में अप्रोक्सीमेशन कर लो अगर छोटा है तो, फिर है ना? देखो उससे मिल रहा होगा फिर तो, है ना? छोटा होने पे मिल रहा होगा शायद, अप्रोक्सीमेशन लगा लोगे। पर ऐसे उन्होंने कॉस थीटा साइन थीटा में दिया आंसर, पीछे क्या दिया है? कॉस थीटा साइन थीटा में दिया है, ठीक है फिर ऐसे दे देंगे। ओके, है ना? ये हो गए 7 सवाल। आगे बढ़ते हैं हम, आगे पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर मेथड्स ऑफ चार्जिंग डिस्कस कर रहे थे हम, जिसमें हमने कंडक्शन और इंडक्शन इन दोनों रास्तों के बारे में बता दिया था, रबिंग वाला मेथड भी बता दिया था। तो रबिंग तो एक इंफॉर्मेशन के लिए था, चार्ज कंजर्वेशन का नियम लगेगा, कंडक्शन में भी लगेगा। इंडक्शन वाले मेथड से मेरे को थोड़ा सा और जानकारी बढ़ा, जो चैप्टर में काम आती कहीं ना कहीं, कि हम दूर से भी किसी को चार्ज कर सकते हैं। अब इसके बाद वाले जो मेथड है वो नाम मात्र के रह गए हैं,
बस जानकारी के लिए है, कोई काम नहीं आएंगे चैप्टर में। तो एक होता है चार्जिंग बाय फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। चार्जिंग बाय फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मान लीजिए ये कोई स्फेयर है, कंडक्टिंग स्फेयर है ना, मेटल स्फेयर। इसको हमने इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखा है। मेटल स्फेयर। अब इसके ऊपर हमने लाइट गिराया, तो इसमें से फिर इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाते हैं। ये एक तरह का इफेक्ट है जिसकी वजह से मेटल स्फेयर पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। When light of sufficient frequency falls on metal plate, electrons are ejected. This is known as photoelectric effect. अलग अलग मेटल प्लेट पर अलग अलग तरह की लाइट की जरूरत पड़ती है। एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है, उसको क्रॉस करना पड़ता है, जिसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, इसलिए लिखा है सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी। एक सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी की लाइट जब किसी मेटल प्लेट पर गिरती है तो उसके इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाते हैं। ऐसा एक प्रैक्टिकल फैक्ट है जिसको हम जानते हैं, जिसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। ऐसा करके हम किसी को चार्ज कर सकते हैं, वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन कहीं कलेक्ट कर लेंगे तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा जो इसको कलेक्ट करेगा। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के तरीके से भी चार्ज किया जाता है। अब कहाँ है इसका प्रैक्टिकल उपयोग होता है इसका नहीं पता है ना। तो एक तरीका हो गया ये, कुल मिला के इलेक्ट्रॉन को भगाने का तरीका ये। किसी भी मेटल स्फेयर के अंदर आजाद इलेक्ट्रॉन भटकते रहते हैं, लाइट के फोटोन उसको आके टकराते हैं, वो कैच करता है, एनर्जी आ जाता है, उड़ने लग जाता है। एनर्जी आता है तो भागने लग जाता है, मतलब इतना स्पीड आ जाता है कि इसकी वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी हो जाती है, सारे बंधन तोड़ के उस मेटल स्फेयर से बाहर आ जाता है। जैसे किसी पत्थर को पृथ्वी से बाहर भेजने के लिए कुछ मिनिमम वेलोसिटी देनी पड़ेगी, ऐसे किसी इलेक्ट्रॉन को अपने आबादी क्षेत्र से बाहर निकलने के लिए, है ना, अपने कंडक्टिंग प्रदेश से बाहर निकलने के लिए एक मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। उसके लिए उस लाइट में उतनी एनर्जी होनी चाहिए, तभी वो बाहर जाता है। तो ये एक तरीका है चार्जिंग का, आसानी तरीका है ये। दूसरा और मेथड देख लेते हैं, चार्जिंग बाय हीटिंग।
अगर हम किसी सब्सटेंस को गर्म करेंगे, इसको हीट देंगे, तो फिर इसमें से इलेक्ट्रॉन भागने लग जाते हैं, बाहर भाग जाते हैं। तो प्रकृति में बहुत तरह के सब्सटेंस हैं अलग अलग, उनमें से कुछ एक के साथ ऐसा है, बहुत सारे सब्सटेंस तो अपने इलेक्ट्रॉन से विशेष प्रेम रखते हैं, गर्म करने से नहीं छोड़ते, वो पिघल जाते हैं पर वो इलेक्ट्रॉन को नहीं छोड़ते हैं, सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में परिवर्तित हो जाते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन को नहीं छोड़ते, फिर उन्हें और गर्म करते हैं, बोले हम गैस बन जाएंगे पर अपना इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ेंगे, तो लिक्विड स्टेट से गैसीय स्टेट में आ जाते हैं पर अपने इलेक्ट्रॉन को साथ रखते हैं, फिर और ज्यादा गर्म करते हैं, फिर बोले अब तो क्या करेंगे, ले जाओ इलेक्ट्रॉन, फिर वो प्लाज्मा स्टेट आ जाती है। तो कहने का मतलब है कि ज्यादातर सब्सटेंस में ऐसे होता है, आखिरी में जाके इलेक्ट्रॉन छूटते हैं, पर कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनका स्ट्रक्चर काफी कठोर, ऐसे रिजिड टाइप का होता है, तो जब हम किसी वस्तु को गर्म करते हैं तो उसमें दो तरह की चीजें होती है। अपन ने डिस्कस किया था पिछले क्लास में कि कोई भी सब्सटेंस हम उसको ऐसे समझेंगे कि उसके पॉजिटिव चार्ज तो फिक्स है, ठीक है। तो जैसे यू मान लो कि बिल्डिंग का निर्माण करते हैं तो उसमें से अपन ने कुछ ईंटें होती है, ईंटें सीमेंट से बिल्डिंग बन जाती है, कुछ ईंटें साइड में कमरे में रखी हुई, जो खाली ईंट पड़ी हुई जिसको अभी दीवार में नहीं रखा है वो तो फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह, वो तो फेंक सकते हैं किसी पर हम, है ना, इधर उधर ले जा सकते हैं, उसका कोई दूसरा उपयोग कर सकते हैं, है ना। पर जो दीवार में जड़ दी गई वो तो स्ट्रक्चर में आ गई ना। तो ऐसे ही क्या होता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डिंग में काम आ जाते हैं, है ना, बॉन्ड बनाने में काम आ जाते हैं, तो कुछ इलेक्ट्रॉन तो जो बॉन्ड है उसको बनाने में खर्च हो जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज है जो एक तरह से पिलर की तरह है, बगल का इलेक्ट्रॉन और उसका इलेक्ट्रॉन की दोस्ती, और यूं मिला मिला के पूरा ईंट सीमेंट का घर लग के पूरा स्ट्रक्चर तैयार हो गया, बीच बीच में जगह खिड़कियां बनी हुई, है ना, साइड से निकल के इधर से निकल गए, तो ये जो खाली इलेक्ट्रॉन है वो घूमते रहते हैं। जब हम गर्म करते तो क्या होता है, गर्म करते तो ये खाली इलेक्ट्रॉन भागने लग जाते हैं, गर्मी लग रही, है ना, इधर उधर भिड़ते हैं किसी से, और ये जो पॉजिटिव आयन्स होते हैं ये अपनी जगह से हिलने लग जाते हैं, पूरा स्ट्रक्चर वाइब्रेट करने लग जाता है। अगर गर्म करने से स्ट्रक्चर के बॉन्ड टूट जाते हैं तो फिर वो दूसरी स्टेट में आ जाता है, सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में चला जाएगा, फिर और आपस के जो मॉलिक्यूलर बॉन्ड टूट जाएंगे तो फिर एक दूसरे के पास रहना ही बंद कर देंगे, तो गैसीय स्टेट में चला जाएगा। तो स्ट्रक्चर के अंदर ऐसे चेंज आता है, इलेक्ट्रॉन तेज भागने लग जाता है। तो इनमें से क्या चीज ऐसी है, अगर इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा तेज भागेगा तो वो घर छोड़ के भाग जाएगा। तो कहने का मतलब जो रिजिड स्ट्रक्चर होता है ना, सॉलिड, मतलब ऐसे कुछ सब्सटेंस, तो वो क्या करते हैं गर्म करने पर उनका जो स्ट्रक्चर वाला हिस्सा है वो हिलता डुलता भी नहीं, गर्मी बढ़ाओ तो ऐसे शांत बैठ रहते हैं, अकेला इलेक्ट्रॉन ही भागता रहता है, इससे भिड़ता है उससे भिड़ता है, पहले बहुत गर्मी हो रही, जिससे भिड़ता है स्पीड बढ़ा के आता है, जिससे भी भिड़ता है बढ़ती हुई स्पीड आती है, फिर सोचता है यहाँ से निकलना ही पड़ेगा, तो एस्केप कर जाता है। इतनी ज्यादा गर्मी हो जाती है कि जो पॉजिटिव आयंस है ना, टकरा टकरा के इलेक्ट्रॉन की स्पीड इतनी बढ़ा देते हैं कि वो उसमें इलेक्ट्रॉन रहना पसंद नहीं करते, इसको कहते हैं थर्मियोनिक एमिशन, ठीक है, टंगस्टन वगैरह में ऐसा होता है। थर्मियोनिक एमिशन के बारे में एचसीयू ने एक चैप्टर दिया हुआ छोटा सा 2-3 पेज का, पढ़ना तो पढ़ लेना, सिलेबस में तो नहीं, है ना, हमने जानकारी बता दिया है कि थर्मियोनिक एमिशन नाम की कोई चीज होती है। तो गर्म करने से भी किसी को चार्ज किया जा सकता है, सबको नहीं बोल रहे, किसी को, है ना, कोई सब्सटेंस को किया जा सकता है, फिर बाकी को कंडक्शन मेथड से कर देंगे, इसको करके फिर इससे दूसरे को कर लेंगे, ये भी हमारा कोई काम नहीं आता, ठीक है, बस ये जानकारी कि गर्म करने से चार्ज हो जाता है। अब मैं इसके आगे बढ़ता हूँ, ये आपने नोट कर ही लिया।
चार्जिंग बाय हाई इलेक्ट्रिक फील्ड। ज्यादा तेज इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो वो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाता है। जैसे मान लीजिए कोई सब्सटेंस है और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ हमने दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगता है इलेक्ट्रॉन पे वो अपोजिट डायरेक्शन लगता है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ इकट्ठा हो जाएंगे। ये सब इलेक्ट्रॉन दिखाए, इधर इनका घर खाली हो गया, 4 लोग इधर आए हुए हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को इधर धक्का मार के साइड में कर लेता है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इन पे जो लगने वाला एक फोर्स है वो लगता जा रहा है ई इंटू ई। ये जो फोर्स है वो इतना ताकतवर होता है कि इनको अलग कर देता है। इसको फील्ड एमिशन कहते हैं। फील्ड एमिशन के नाम से हम इसको कहते हैं। इसके लिए हमें ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत पड़ती है, तो हम किसी से उसके इलेक्ट्रॉन छीन सकते हैं। अगर हम किसी इलाके में ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर दें, उसमें कोई जाएगा तो उसके एटम भी टूट जाएंगे। माने इलेक्ट्रिक फील्ड से भी किसी को मार सकते हैं। हमें ऐसे बॉर्डर के अंदर भयंकर इलेक्ट्रिक फील्ड की दीवार खड़ी कर दी कि कोई बॉर्डर क्रॉस करके इलेक्ट्रिक फील्ड में घुसेगा, उसके मॉलिक्यूल टूट जाएंगे, है ना, जिंदा नहीं रहेगा, दिखेगा कुछ नहीं कि यहाँ तो कुछ नहीं दिख रहा, कोई नहीं आ रहा, चलो चलते हैं, तो बस बीच रास्ते में ही गड़बड़ हो जाएगी। अब ऐसा कहीं कोई कर रखा है क्या, कितना महंगा पड़ता है, कितने इलाके में कर पाएंगे, ये सब चीजें तो निश्चित तौर पे आसान नहीं होता होगा, नहीं तो अब तक तो हो रखा होता कहीं, है ना। कठिन होता होगा, महंगा पड़ता होगा, उससे बंदूक लेके आदमी रक्षा कर रहा है, ये ज्यादा आसान सस्ता पड़ता होगा, इसलिए ऐसा कर रहे हैं, है ना। तो चार्जिंग बाय हाई इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक तरीका हो गया। इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा चाहिए और ये इलेक्ट्रॉन छूट जाएंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन कूद जाएंगे इधर। ये मैंने छूटते हुए दिखाया नहीं इसके अंदर चित्र में, अब ये कूद जाएंगे इधर साइड में, ये हो गया अलग। अब इस पे प्लस आ गया, ये 4 माइनस के भाग गए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ऐसा हो गया। ठीक है, तो ये मेथड्स ऑफ चार्जिंग हो गया। सारे तरीकों में कुल मिला के इलेक्ट्रॉन को छीना झपटी का रूल है सारा ही। इधर से उधर इलेक्ट्रॉन भेज दो, इलेक्ट्रॉन को धोखा दे के बुला लो, इलेक्ट्रॉन को गर्म करके भगा दो, इलेक्ट्रॉन पर लाइट का पार्टिकल मार के निकाल दो उसे बाहर, है ना। सारा इलेक्ट्रॉन के साथ ही खेल किया जा रहा है और बॉडी चार्ज हो जा रही है। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। कूलम्स लॉ।
कूलम का नियम यहां से शुरू होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। वो तो इंट्रोडक्शन चल रहा था अभी, है ना। फॉर्मूले इक्वेशन जब तक नहीं आएंगे क्या करना है। तो कूलम्स लॉ जो है कूलम की तरफ से दिया गया, जैसा कि नाम में पता लग रहा है। कूलम ने कूलम से पहले ही किसी ने कह दिया था कि चार्ज पार्टिकल्स पे लगने वाला फोर्स जो होगा वो चार्ज के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा और डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये सब चीजें किसी ने कह दी थी। कोई भी कहने को तो कह सकता है, आज के लोग कुछ भी कह देते हैं, हाँ पहले भी ऐसे लोग कहते थे। परंतु जो जब तक कोई प्रूव नहीं करता है उसके लिए उसको नियम नहीं मानते। तो कूलम ने इस बात को प्रूव किया। लोगों ने पहले ही कह दिया था कि ये फोर्स 1/r² के प्रोपोर्शनल होगा और प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल, क्योंकि उनको ग्रेविटेशनल फोर्स से प्रेरणा मिल रही थी। तो उसके आधार पर लोगों ने तुक्का मारा था। पर कूलम पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इसको प्रूव करके दिखाया। कूलम ने कैसे प्रूव किया उस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। इसके लिए उन्होंने क्या किया कि एक रॉड लिया जिससे दो मेटल की बॉल को अटैच किया। दो मेटल की बॉल को रॉड से अटैच किया। फिर इसके बाद एक वायर लिया, टॉर्शनल वायर। इस वायर को छत से बांध दिया। मेटल की एक बॉल ये, एक बॉल ये, दोनों आइडेंटिकल बॉल है। फिर उन्होंने क्या किया कि एक बॉल इस तरफ लिया और एक बॉल ये लिया इधर। कुल मिला के उन्होंने 4 बॉल ले लिए। अब इसके लिए डिस्टेंस इन्होंने सेटल किया x। तो चारों पर बराबर का चार्ज लेके आ गए। वो चारों को आपस में टच कर लिया तो अपन आइडेंटिकल बॉल है तो सब पे बराबर चार्ज आ जाएगा, है ना। आइडेंटिकल बॉल होने से सब पे बराबर चार्ज आ जाएगा। सब पे बराबर आ जाएगा तो अब इस पे लगने वाला एक फोर्स इस तरफ F आ गया। ये इसको रिपेल करेगा, ये वाली बॉल उसको रिपेल करेगा तो इस पे F इधर आ जाएगा। ये इनके बीच का डिस्टेंस हो गया L। तो जिससे कि ये थीटा उस तरफ घूम गया। तो क्या हुआ कि ये जो वायर है इसकी जो ये एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट टॉर्क बैलेंस कर दिया गया। तो ये टॉर्शनल वायर को थीटा एंगल से घुमाते तो इसमें सी थीटा का टॉर्क आता है अपोजिट डायरेक्शन में, और ये जो टॉर्क था वो F इंटू एल के बराबर हो गया। ठीक है। तो एक तरह से उन्होंने देखा कि क्यू क्यू चार्जेस लिया तो फोर्स इतना है। तो F को उन्होंने मेजर किया सी थीटा बाय एल से। ये दो इक्वल अपोजिट फोर्स है, कपल प्रोड्यूस करते हैं, उसका टॉर्क होता है F इंटू एल, और उधर से टॉर्क आ गया सी थीटा, इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। ऐसा करके फोर्स उन्होंने मेजर कर लिया। फिर उन्होंने क्या किया कि ये वाली जो बॉल थी इस बॉल को डिस्चार्ज किया किसी के साथ, ऐसे जमीन पे छोड़ दिया तो चार्ज चला गया। फिर इसका 0 हो गया, फिर इसका Q हो गया। फिर इससे इसको टच करा के इसका आधा कर लिया, इसको इससे टच करा के इसका आधा कर लिया। अब आधा करने से क्या हो गया कि अब नया एंगल आएगा। तो उन्होंने जो नया एंगल आया तो वो इससे 1/4 एंगल आया, क्योंकि फोर्स जो है 1/4 हो गया तो थीटा 1/4 हो जाएगा, सी बाय एल तो सेम ही था। फिर उन्होंने ऐसे चार्जेस को चेंज कर करके प्रैक्टिकल से स्थापित किया कि जो फोर्स आ रहा है ये प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज आ रहा है। जैसा प्रोडक्ट ऑफ चार्ज आ रहा है वैसा आ रहा है प्रोपोर्शनलिटी के अंदर। सेम डिस्टेंस रखते थे, चार्ज चेंज कर करके देखते थे। फिर उन्होंने डिस्टेंस को चेंज करके देखा तो फोर्स प्रोपोर्शनल टू 1/x² आ गया, जो इनके बीच का डिस्टेंस था। तो कूलम ने ये प्रैक्टिकल करके प्रूव करके दिखाया। कूलम को कैसे पता लगा कि ऐसे करें, उनको किसने बताया? तो कूलम से पहले ग्रेविटेशन का प्रैक्टिकल केवेंडिश ने किया था। उन्होंने ये प्रैक्टिकल ऐसा कर रखा था, मासेस के लिए कर रखा था।
तो पढ़ाई लिखाई करते थे वो कुलम, किताबें पढ़ते थे, ढंग से पढ़ते थे, उन्होंने पढ़ लिया कि केविंडिश ने ऐसा किया, मैं भी कर लेता हूँ, क्योंकि लोगों ने बोल ही दिया था कि ग्रेविटेशन जैसा है। किसी की बात, किसी ने बोला कि ग्रेविटी जैसा होना चाहिए, तो उन्होंने फट से ग्रेविटी का किताब पढ़ा, केविंडिश ने ऐसा किया, चलो मैं करके देता हूँ, मैं प्रूव करता हूँ, मेरे नाम लग जाएगा। केविंडिश ने ऐसा कैसे किया? तो केविंडिश से पहले किसी ने ट्राई किया था, वो पूरा कर नहीं पाए थे। केविंडिश भी पढ़ाई करते थे, उन्होंने पता कर लिया कि कोई करना चाह रहा था, कर नहीं पाया, थोड़ा अधूरा रह गया, मैं पूरा कर देता हूँ, तो केविंडिश ने पूरा कर दिया। अब उनकी स्टोरी नहीं पता ना, जिन जो सफल नहीं होते उन लोगों की स्टोरी नहीं होती, असफल लोगों की स्टोरियां नहीं स्टोर होती ना, जो सफल हो जाते हैं उन्हीं की कहानी लिखी जाती है, भविष्य के लोग उन्हीं को याद रखते हैं, बाकी लोग तो समय की धारा में बह जाते हैं, है ना। तो ये फॉर्मूला आज हमारे पास हो गया है, ये सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, टॉर्शनल वायर। और ये अच्छा, ये वायर में एंगल वेंगल कैसे पता करेंगे, कितने एंगल से घूम गया? तो रॉड से पता लग जाएगा। इसमें कुछ ऑप्टिक्स के तरीके से भी पता करते हैं। यहाँ पर एक मिरर रख लेते हैं, यहाँ से सीधी लाइट जाएगी, सामने स्क्रीन के ऊपर जो उसका फोकस पड़ेगा ना लाइट का, घूमेगा तो फिर वो रिफ्लेक्टेड रे डबल एंगल से घूमती है, तो उसका जो एंगल घूमेगा उससे ये कितना धागा कितना घूम गया है उसका मेजरमेंट कर लेते हैं। अच्छा मेजरमेंट चाहते हैं ना डिग्री में, अच्छा मेजरमेंट करने के लिए ऐसा करना पड़ता है। ठीक है, अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। ये तो उन्होंने बॉल के एक्सपेरिमेंट किए थे, आगे भविष्य में जाके मुझे पता लगा कि जो बॉल का रिजल्ट है वो वैसे ही है जैसा पॉइंट चार्ज का होता है, तो आगे चल करके इसको और साइंटिफिक तरीके से डिफाइन किया गया और पॉइंट चार्ज के लिए बनाया गया। तो अब हम कुछ पॉइंट्स लिखना चाहते हैं। कूलम्स लॉ is defined for point charges. कूलम का नियम जो है वो पॉइंट चार्ज के लिए बनाया गया है। दूसरा पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स always acts along the line joining the two charges. दो चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग ही लगता है, तो इसलिए फटाफट इन दोनों को ज्वाइन कर देना चाहिए जब भी फोर्स निकालना हो। तीसरा पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स is always equal and opposite. It follows Newton's third law. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो फॉर्मूला है वो पॉइंट चार्ज के लिए बनाया गया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उन दोनों पॉइंट चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग लगता है। ये फोर्स हमेशा इक्वल अपोजिट होता है। ऐसा होने से हम ये कह सकते हैं कि समेशन ऑफ इंटरनल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जीरो हो जाएगा, क्योंकि इक्वल अपोजिट हो गया तो सम करेंगे तो जीरो आ जाएगा। अगर इंटरनल फोर्सेस का सम जीरो हो जाएगा और जब एक्सटर्नल फोर्स भी जीरो होगा, यानी टोटल फोर्स जीरो हो गया, तो हम ये कह सकते हैं कि चार्जेस के केस में मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं। When external force is zero, then for
a system of charges. We can apply momentum conservation. क्योंकि इक्वल अपोजिट एग्जिस्ट करता है, इसलिए फोर्स कैंसिल होता है, इसलिए टोटल जीरो हो जाता है, इसलिए मोमेंटम कंजर्व रहता है. तो मोमेंटम कंजर्वेशन जो है लगा लेना जरूरत पड़े तो. अब मैं इसके अगले पेज पे जाना चाहता हूं. यहां तक तो आपने नोट कर ही लिया. ठीक है ना. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स is conservative in nature. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कंजर्वेटिव नेचर होने की वजह से हम इसमें पोटेंशियल एनर्जी जैसी टर्म डिफाइन कर सकते हैं, जो आगे चल के चैप्टर में डिफाइन करेंगे और मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का उपयोग कर पाएंगे. जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर जो है 11वीं के पहले चैप्टर से रोटेशन तक के सारे चैप्टर का कोई भी रूल इस्तेमाल करवा देगा, है ना, जो कि आप लोग जानते हैं, है ना. ये वैसे मतलब एक तरह से कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं है. लोग बस फोर्स निकालते निकालने में इतने सवाल हो जाते हैं कि यहां तक पहुंचते नहीं. वो स्पेशल क्वेश्चन में ही पूछते हैं, है ना. 100 सवाल होंगे, उनमें से फोर्स फोर्स कैलकुलेट करते, पोटेंशियल पोटेंशियल से निकाल के इतने सवाल हो जाते हैं कि ये वाला मौका कम ही सवाल में मिलता है. पर लगा सकते हैं कोई भी सवाल बनाए तो. हाँ, क्या कह रहे हैं. ये तो पुरानी ऐतिहासिक बात है, आप जानते नहीं. डब्ल्यू इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, है ना. कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव दोनों मिला करके टोटल हिसाब बन रहा है इसका ना. इसको मैंने क्या लिखा है, ये डब्ल्यू इंटरनल दोनों का सम जीरो का है ना. ये पॉइंट आ गया. और क्या था फिर. कंजर्वेटिव हो गया, ये लगा सकते हो. व्हेन एक्सटर्नल टॉर्क इज जीरो, एल फाइनल एल इनिशियल, ये भी लगा सकते हो. ऐसा लग रहा है कि दूसरे चैप्टर चल रहे हैं, है ना. अरे वो अभी चलेंगे नहीं, देखना कुछ ही सवाल करेंगे इस पे तो. अब इसके बाद जो मैं कहना चाह रहा था, पढ़ो अगले पेज पे ना. ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं.
कूलम्स लॉ बताया नहीं अभी तक, जानकारी इतनी बता दें। अब फॉर्मूले पे आते हैं। ये एक पॉइंट चार्ज, ये दूसरा पॉइंट चार्ज, ये Q1, ये Q2, ये इसको ज्वाइन करने वाला पोजीशन वेक्टर R21। तो फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1 वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं हम, K Q1 Q2 अपॉन R21 क्यूब इंटू R21 वेक्टर। इसको ऐसा लिख सकते हैं हम, K Q1 Q2 अपॉन R21 स्क्वायर 21 कैप। R21 कैप इस डायरेक्शन में आ जाएगा। ये हो गया R21 कैप। F12 तो ये R12 आ जाएगा। ये R12 तो K Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर R12 कैप। ऐसा भी लिख सकते हैं कि F12 is minus of F21। जब भी वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, चार्ज को साइन के साथ रखना है ना, जो भी साइन दे रखा है। इफेक्ट ऑफ मीडियम। अच्छा, इसमें कुछ के बारे में जानकारी देते हैं पहले। इसमें आने वाला जो के है उसकी वैल्यू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। इसको अपन 1/4πε0 लिखते हैं। तो 1/ε0 की वैल्यू 36 पाई इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ε0 की वैल्यू 1/36 पाई 10⁻⁻9 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर। ये जो एप्सिलॉन नॉट है, ये इसको हम नाम दिए हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ऐसा हम बोलते हैं इसको। ये जो के कांस्टेंट है, ये अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से इसको डिफाइन करने का प्रयास किया है। जब न्यूटन का नंबर आया था डिफाइन करने का, तो न्यूटन ने दो फॉर्मूले एक साथ बनाए थे, एक F बराबर ma और एक F बराबर Gm1m2/r²। तो F बराबर ma में भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आया था k। तो न्यूटन ने क्या किया कि उस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू 1 ले लिया और g की वैल्यू जो आएगा डिसाइड करनी दिया।
यानी उन्होंने एमए में के की वैल्यू 1 लिया और जी M1 M2 में जी की वैल्यू जो सेटल हो गया होगी। ऐसे ही कुछ लोगों ने ना के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर के फॉर्मूले में के का वैल्यू 1 ले रखा है ना। एक ऐसा यूनिट भी जिसमें के का वैल्यू 1 है। ऐसे करके लोगों ने अलग अलग 2-3 तरह की यूनिट बना रखी है। तो उनमें से जो फेमस है वो ऐसा यूनिट है जो हम पढ़ रहे हैं, है ना। तो 1 वाली जो यूनिट है उसकी थोड़ी बहुत जानकारी हो सकता है आपकी शीट में दे रखी हो। अंग्रेज लोगों का भारत में प्रभाव रहा है तो उन्होंने बना रखी शायद ये, है ना, इसलिए वो किताबों में शीटों मिल जाती है। स्टेट कुलम करके, फिर चार्ज का यूनिट चेंज कर देंगे, है ना, कुलम में नहीं देंगे फिर उसे, तो चार्ज का यूनिट चेंज हो जाएगा, के का यूनिट चेंज करेंगे तो ठीक है। हमारे काम की चीज नहीं है, एग्जाम में आप तक आया नहीं कोई सवाल, इसलिए कोई जानकारी देने की जरूरत नहीं। आपको विशेष ज्ञान लेना तो ले लीजिए, है ना। तो ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के संबंध में बात हो गई, फॉर्मूले हो गए सारे। अब इस पे सवाल करने की बारी आती है ना। अच्छा, एक बात और रह गई, इफेक्ट ऑफ मीडियम। मीडियम का क्या प्रभाव पड़ेगा अगर ये दोनों चार्ज पार्टिकल Q1 और Q2 हमने किसी मीडियम में रख दिए। हम ऐसा मानते हैं कि वो मीडियम ऐसे अनंत तक फैला हुआ है, तो इनके बीच जो लगने वाला फोर्स है वो रिड्यूस हो जाता है, उसको मैं F डैश कहता हूं। अगर कोई चार्ज पार्टिकल का सिस्टम किसी लिक्विड में रख दिया जाता है तो उनका फॉर्मूला रिड्यूस हो जाता है और फॉर्मूला बन जाता है कुछ इस तरह से, F डैश, F वैक्यूम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन R। एप्सिलॉन R जो है वो कहलाता है रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम भी कहते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम और रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो जो हमारा फोर्स का फॉर्मूला है F डैश, वो हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R, इसके साथ गुणा हो जाता है Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, R का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड लिखा है सिर्फ। अब ये एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R जो है वो एप्सिलॉन हो जाता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसका मतलब एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R, और एप्सिलॉन R इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। मीडियम की परमिटिविटी क्या है ये पता लग रहा है। ये जो पानी रहता है उसकी एप्सिलॉन R रिलेटिव परमिटिविटी जो है 80-81 के बीच होती है, 81 मान लेते, है ना। यानी हम कहेंगे कि दो चार्ज पार्टिकल के बीच फोर्स पानी में 81 गुना कम हो जाता है, 81 टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा। तो जितना ज्यादा
फोर्स लगा रहता है हवा में, उससे 81 टाइम्स रिड्यूस हो जाता है। फोर्स रिड्यूस हो जाने की वजह से हम देखते हैं कि जो केमिकल रिएक्शंस वगैरह होती है वो किसी लिक्विड सॉल्यूशन, किसी लिक्विड में डुबो के केमिकल रिएक्शन करवाई जाती है। तो जब आप केमिकल रिएक्शन करवाते हो तो उसमें किसी एक मॉलिक्यूल के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनको अलग करवाते हैं, फिर दूसरे से मिलवाते हैं, फिर प्रोडक्ट तैयार करवाते हैं, है ना। कि तो पहले रिएक्टेंट वाले पार्टिकल्स अलग होते हैं, फिर वो मिक्स होकर एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं। तो अलग होने के लिए दूर करना पड़ता है, दूर ऐसे जाते नहीं तो पानी में डुबो देते हैं, थोड़े से दूर जाना आसान हो जाता है। तो उनको अलग करने की जो प्रोसेस है उसमें मीडियम का एक रोल है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उससे कमजोर होता है। दूसरा, इसमें उसे गर्म भी करते हैं हम, तो गर्म करने से क्या होता है कि वो आपस में टकराता है, छिटकता है, तो इसे अलग हो जाता है, भिड़ता भिड़ाता है, थर्मोडायनेमिक्स से गर्म करने से भागता है, तो आपस में लड़ाई झगड़ा होता है। फिर पानी में लड़ते झगड़ते हैं तो बॉन्ड टूट जाते हैं, फिर दूसरे से बॉन्ड बन जाते हैं, तो उस हिसाब से रिएक्शन होती है। फिर लड़ाई झगड़े में किसका बॉन्ड टूटेगा, किससे मिलेगा, बहुत सारी संभावनाएं होती। तो फिर आपने केमिस्ट्री में पढ़ा केमिकल इक्विलिब्रियम, है ना। कुछ प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं, कुछ रिएक्टेंट की तरफ जा रहे हैं, कि इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है, इतना परसेंटेज ये बनेगा, इतना परसेंटेज ये बनेगा, है ना। तो ये सब जो हो रही है किसी लिक्विड स्टेट में इसलिए हो रही है क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कमजोर पड़ रहा है। ठीक है। कागज को यूं फाड़ना आसान है नहीं होता, पर पानी में डुबोगे तो फट जाता है आसानी से, बॉन्ड कमजोर हो जाता है ना। अब इस पे क्वेश्चन करने की बारी हो गई। अच्छा, ये जो फोर्स है ना एफ डैश, ये एफ फोर्स तो हमने कहा कि इसने लगाया था। एफ डैश के बारे में ये कहेंगे कि एफ डैश फोर्स मीडियम और दोनों ने मिलकर लगाया। ये एफ डैश किसका फोर्स है, इसकी वजह से, और ये मीडियम जो है उसकी वजह से भी है, दोनों का मिला के इफेक्ट है ये। ठीक है। ये हमने ऐसा मान रखा है कि मीडियम इंफिनिटी तक फैला हुआ है। किसी सवाल में मीडियम कम ज्यादा होगा तो एक थोड़ा दिक्कत करेगा सवाल। इसके बारे में और जानकारी कैपेसिटर चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है। अब एक सवाल करते हैं हम। Q1 हमको दे रखा है 2 माइक्रोकुलम, Q2 दे रखा है -3 माइक्रोकुलम। इनके कोऑर्डिनेट है 1, 2, -1, 3, 1, 1। Q1 Q2 के पोजीशन कोऑर्डिनेट्स दे रखे, चार्ज दे रखे। तो हमसे पूछा है फाइंड फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। Q2 की वजह से Q1 पे कितना फोर्स लग रहा है ये पता करना है। हम्म। आधा मीडियम कुछ और है, आधा मीडियम कुछ और है, तो फर्क पड़ेगा ना। फोर्स की वैल्यू, फोर्स की वैल्यू तो ऐसा लग रहा है कि सेम आनी चाहिए। देखते हैं आगे, कैलकुलेट नहीं कर रखा है अभी। इस तरह के क्वेश्चन करते नहीं, वो कठिन होते हैं। थोड़ा पढ़ेंगे डाइलेक्ट्रिक वगैरह आगे, तब थोड़ी बात समझ में आएगी। हो गया।
चलो मिलाते हैं, आप लोगों ने लिख लिया होगा। F12 चाहिए हमें, तो Q1 Q2 अपॉन R12 Q R12 वेक्टर, ऐसा लगा देंगे। अब वन वाले पे है तो ये वेक्टर ऐसा हो गया, R12 पोजीशन ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू टू। तो पहला काम R12 वेक्टर निकालो, हेड में से टेल घटाएंगे तो 1 - 3 -2 I के जे के -2 के, ऐसा हो गया। R12 का मैग्नीट्यूड देख लो, तो -2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 3 आ गया। ये तो बढ़िया सुंदर आ गया, है ना। अब इसमें वैल्यू पुट करने की बारी। F12 तो k की जगह तो आ गया 9 × 10⁻⁹। Q1 की जगह आ गया 2 × 10⁻⁻⁶। Q2 की जगह -3 × 10⁻⁻⁶ अपॉन 3 का क्यूब इंटू ये वाला वेक्टर -2 I के प्लस जे के -2 के। तो ये 27 हो गया। 3 3 9 27 से कट गए ऊपर वाले सारे तीन। अब ये 2 वगैरह बच गया, फिर ये पावर 3 बच गया, 3 -3 रह गया, ये माइनस अंदर भेज दिया। तो ये हमारे पास आ गया 2 रह गया था, ये 2 भी गुणा कर देते हैं। 4 I के -2 जे के 4 के इंटू 10⁻³ न्यूटन। ऐसा आ रहा है, देखो ऐसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कितना आसान काम है ये, फॉर्मूला लगाओ बस। दूसरा सवाल करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। ये लिख लीजिए सेकेंड क्वेश्चन। यहां पर एक चार्ज है, यहां पर एक चार्ज है और यहां पर एक चार्ज है। ये प्लस का चार्ज है, ये प्लस का चार्ज है, ये माइनस का चार्ज है। ये 6 कूलम, ये 2 कूलम, ये -2 कूलम। ये डिस्टेंस 1 मीटर, 1 मीटर, ये 2 मीटर। 1 मीटर, 1 मीटर, 2 मीटर। तो आपसे पूछा है फाइंड फोर्स ऑन 6 कूलम चार्ज। 6 कूलम चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है ये बताना है।
आ गया? देखो कैसे करेंगे, अगले पेज पे करते हैं। यहाँ पर है 6 कूलम, यहाँ पे 2 कूलम और यहाँ पे -2 कूलम। तो बात यह है कि फोर्स पता करना है। तो इसका पता करने का तरीका है कि दोनों को ज्वाइन करो, इन दोनों को भी ज्वाइन करो। फिर हम ये जानते हैं कि जो फोर्स होता है वो दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के लॉन्ग होता है। तो इन दोनों का फोर्स F ऐसा होगा। अवे, दोनों सेम साइन के हैं, दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन पे होगा और अवे होगा। ये प्लस का ये माइनस का है, तो अपोजिट डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेंगे। वैल्यू तो बराबर ही आएगी क्योंकि डिस्टेंस वही है, चार्ज वही है, मैग्नीट्यूड में डिस्टेंस वही, तो वो एफ होगा तो ये भी एफ होगा। तो इसके हिसाब से तो फिर इनका सम इधर आ जाएगा, इस डायरेक्शन में। तो नेट फोर्स इधर आ जाएगा। अगर मैं इस एंगल को थीटा मानता हूं तो ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा। तो नेट फोर्स आएगा 2F cos थीटा, 2F cos थीटा। अब इसमें ये वाली साइड है 1 और ये वाली साइड है 2, और ये साइड होगी √5। ठीक है, तो अब अपन यहाँ पर वैल्यू कैलकुलेट कर देते हैं। 2 k Q1 Q2 को, k हो गया 9 इंटू 10⁻⁹, Q1 हो गया 2 इंटू Q2 हो गया 6, k Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर √5 का स्क्वायर इंटू कॉस थीटा 1/√5, ऐसा आ गया। तो यहाँ पर 5 रह गया, 5√5, और ये हमारे को गुणा होकर के आ गया 24 का 9 टाइम्स हो गया ना, 4 2 2 4 6 चौक 24, 24 इंटू 9, 240 में से 24 घटाए 216, 216 इंटू 10⁻⁹, (5√5) न्यूटन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत ज्यादा होता है अगर देखोगे तो, इसलिए ज्यादातर चार्ज माइक्रो कूलम वाले होते हैं, है ना। आप लोगों ने ये निकाला होगा, नहीं तो सीख लिया होगा, अगला सवाल कर देंगे मतलब। एक पेंटागन के कॉर्नर पे चार्ज दिए, प्लस 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 प्लस, एक चार्ज सेंटर पे दिया है, तो ये सब क्यू क्यू चार्ज है, और एक ये छोटा क्यू चार्ज है। इस पेंटागन की जो साइड है वो तो सबको पता ही है, एल है। पेंटागन के सेंटर पे एक चार्ज है, 4 कॉर्नर पे 4 चार्ज है, एक कॉर्नर पे कुछ नहीं है। तो आपसे पूछा है फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन सेंट्रल चार्ज। जो सेंटर पे चार्ज रखा है उस पे कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है।
आप लोगों ने निकाल लिया? हो गया? चलो अब मिलाते हैं। कैसे करते हैं सोचते हैं जरा, है ना? अब ये क्या अजीब 5 पेंटागन का मामला दे दिया थोड़ा, है ना? सोचने में ऐसा लगता है अगर होता यहां भी एक चार्ज तो मामला अच्छा लगता। अगर पांचों जगह चार्ज रखे होते तो कितना भला होता। इसकी वजह से फोर्स यूं आता है, 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 और उसकी वजह से फोर्स यूं आता है। और ये 5 एफ होते, इन एफ का एक पेंटागन बन जाता और इन सब का सम 0 होता। इक्वल एंगल पर होते पांचों फोर्स। ये वाला एंगल होता 72 डिग्री, सबके बीच 72 डिग्री, 72 डिग्री, 72 डिग्री। तो अगर सिमेट्रिकली सारे चार्ज एक जैसे हैं, सेंटर वाले चार्ज और उनके चार्ज का प्रोडक्ट एक जैसा आ रहा है, डिस्टेंस एक जैसा आ रहा है, तो सबका फोर्स बराबर आएगा और सारे फोर्स आपस में 72 डिग्री के होंगे। तो उनका सम जो होगा टोटल 0 आएगा। ऐसा हमको पता लग गया, उपयोग करेंगे। लग गया तो उपयोग कर लेंगे। तो फोर्स ऑफ 1 प्लस फोर्स ऑफ 2 प्लस फोर्स ऑफ 3 फोर्स ऑफ 4 प्लस फोर्स ऑफ 5 मिला के 0 है। तो 4 का सम चाहिए मैं तो 4 का सम पांचवे के अकेले के बराबर होगा, माइनस ऑफ F5। तो क्यों हम 4 का निकाले, हम तो एक ही का निकाल लेते हैं। अगर होता पांचवा चार्ज, जितना उसका फोर्स होता उसका उल्टा होगा, तो इसका फोर्स तो ऊपर जा रहा था तो इसका उल्टा हो जाएगा इधर की तरफ। तो अब हमारा जवाब अगले पेज पे आ रहा है। ये जवाब यहाँ तो बना ही दिया एक तरह से, अगले पेज पे हिसाब लिखने जा रहे हैं। ये तो समझ में आ गई बात। तो ये जो चार्ज थे 4 यहाँ पर, सब ने मिलके सेंटर वाले चार्ज को धक्का मार दिया इस तरफ कि भैया वो कॉर्नर खाली, उधर चले जाओ। सबका सम इधर आ गया नेट, उस कॉर्नर की तरफ। अब सवाल ये उठता है कि वैल्यू कैसे निकालें, तो निकाल लेते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं कि इसको ज्वाइन करते हैं यूं। तो ये 72 डिग्री होता है, इसका आधा 36 डिग्री होता है, 36 डिग्री। ये डिस्टेंस अगर हम r मानते हैं, ये डिस्टेंस हो जाएगा L/2। r साइन 36 इज इक्वल टू L/2। r इज इक्वल टू L/2 साइन 36।
ऐसा आ गया। अब ये तो क्यू चार्ज है यहाँ पर, और यहाँ पर एक बार के लिए क्यू मान लिया अपन ने, तो उसका जो टोटल फोर्स आएगा एफ के क्यू क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर एल अपॉन 2 sin 36 इसका स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4 k क्यू क्यू sin² 36 अपॉन एल स्क्वायर। आप लोगों ने यही निकाला होगा, निकाला कि नहीं निकाला? कितना सीधा साधा था ये, है ना? चलो एक दूसरा सवाल करते हैं, ठीक है? एक नया सवाल करते हैं। सेंटर पे क्यू है ना, तो मैं अगले पेज पे जा रहा हूँ, ये आप लोगों ने नोट कर लिया। ये डिस्टेंस आर है, ये हमने निकाल लिया। ठीक है ना? ये हमको चार्ज दे रखे हैं क्यू और क्यू, और इनका मास है एम और एम। डेंसिटी ऑफ पार्टिकल रो नॉट, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी रो नॉट, लिक्विड की डेंसिटी रो एल, रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर, ये सब कुछ दे दिया। लिक्विड में डूबे हुए हैं, मास दे रखा है, चार्ज दे रखा है, धागे की लंबाई। फॉर स्मॉल थीटा फाइंड थीटा, इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिए छोटे थीटा पर कितना थीटा होगा? थीटा छोटा है तो है कितना? इक्विलिब्रियम में है ऐसा बोल रखा है, पानी में डूबे हुए हैं, पानी की डेंसिटी रो एल, मतलब लिक्विड की डेंसिटी रो एल, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी रो नॉट, और एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी।
आगे क्या? कौन सी कंसिडर करना पड़ेगा ना, तभी तो डेंसिटी दिया। कर लो, कंसिडर करने में क्या जाता। थीटा स्मॉल है, लिखा पड़ा ना, सबसे पहली लाइन में लिखा है। हाँ हाँ हाँ, रो नॉट डेंसिटी किसकी है? ये जो बॉल है ना उसकी डेंसिटी है। रो नॉट किसकी डेंसिटी? बॉल, बॉल का चार्ज है ये, छोटी सी बॉल है वो, उसका चार्ज क्यू है और उसी की डेंसिटी रो नॉट। आधा एंगल थीटा बाई टू होगा। ये एल है, ये एल है, तो ये डिस्टेंस 2l साइन थीटा बाई टू। तो सबसे पहले तो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस चाहिए था हमें, वो हमने निकाल लिया। ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस पे फोर्स इधर लगेगा, रिपल्सिव फोर्स। इस पे नीचे की तरफ mg लगेगा और ऊपर की तरफ बायनेंसी फोर्स लगेगा। बायनेंसी फोर्स तो हर कोई लिख लेता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड into volume of object, mass upon density of object into g, density of liquid into volume of object into g, बायनेंसी फोर्स आ गया। इसके अतिरिक्त ये धागे की टेंशन भी आएगी, ये वाला एंगल टी थीटा बाई टू हो गया। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, टी साइन थीटा बाई टू, टी साइन थीटा बाई टू हो जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वो बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर क्यू क्यू, क्यू स्क्वायर हो गया अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर 2l साइन थीटा बाई टू का स्क्वायर के Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लगा दिया। वर्टिकल डायरेक्शन में लिखेंगे तो T cos थीटा बाई टू, mg माइनस बायनेंसी फोर्स, mg कॉमन आ गया, 1 माइनस रो एल बाई रो नॉट। इस बायनेंसी फोर्स को mg में से घटा के नीचे की तरफ लिख दिया, तो T cos थीटा बाई टू हो गया mg माइनस बायनेंसी फोर्स में से mg कॉमन ले लिया, यानी बायनेंसी फोर्स हो गया mg इंटू रो एल बाई रो नॉट। अब इनको डिवाइड करेंगे तो टेंशन गायब हो जाएगी, तो ये आ जाएगा टेन थीटा बाई टू इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू इंटू mg 1 माइनस रो एल बाय रो नॉट, ऐसा आ गया। अब साइन स्क्वायर थीटा बाई टू को उधर लेके आ जाएंगे, थीटा छोटा है तो टेन थीटा साइन थीटा सब थीटा बन जाएंगे, तो इसको इधर लेके आएंगे तो ये आएगा थीटा बाई टू का क्यूब और क्यू स्क्वायर अपॉन 16 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर एल स्क्वायर mg 1 माइनस रो एल बाय रो नॉट।
अब थीटा निकालने में क्या रखा है, क्यूब रूट ले लेना, कर लोगे आगे, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने कूलम्स लॉ पर कुछ सवाल देखे, कुछ और सवाल देखेंगे अगली क्लास में, है। होमवर्क की बात आती है अब, तो आपके पास HLP है ही, कितने साल करोगे, टोटल बचे कितने ये बताओ, टोटल है कितने, हाँ 24 है ना, तो अपन ने गलत दी थी, 8 देना था, 8 दिए 24 होता है, तो अब 9 करना अगली बार, 10 कर लो सीधा रहेगा, क्योंकि लास्ट वाले साल कठिन भी हो सकते हैं ना, इसलिए 10 कर लेना, 10 क्वेश्चन HLP के। कोई DPP वगैरह मिल गया क्या, नए वाले मिले नहीं अभी तक, अच्छा ठीक है फिर ये रखते हैं।